हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जेईई 2024 मेंस एग्जाम का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 13 नंबर क्वेश्चन तक अपना सॉल्यूशन कर लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल सॉल्यूशन को ही नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है या फिर वैसे चैनल में सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड असर्शन एंड रीजनिंग। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो ऑन द फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। तो भाई एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो का, फ्रेश कंक्रीट के एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो का उसकी प्रॉपर्टीज पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। इफ द एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो ऑफ ए कंक्रीट मिक्स इज इंक्रीज द कंक्रीट मिक्स बिकम लीन। अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशो हम इंक्रीज कर देते हैं तो कंक्रीट मिक्स हमारा लीन हो जाएगा। तो ऊपर एग्रीगेट है, नीचे सीमेंट है। ये रेशो इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एग्रीगेट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दो या फिर सीमेंट की क्वांटिटी को डिक्रीज कर दो। और अगर सीमेंट कम हो गई तो हमारा कंक्रीट का मिक्स क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ पेस्ट अवेलेबल फॉर लुब्रिकेशन डिक्रीज इफ द एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो इज इंक्रीज। एग्रीगेट सीमेंट रेशो अगर इंक्रीज होता है तो जो पेस्ट अवेलेबल है लुब्रिकेशन के लिए, भाई सीमेंट कम हो जाएगी, सीमेंट कम हो जाएगी तो जो हमारा पेस्ट बनता है लुब्रिकेशन के लिए वो कम हो जाएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करती हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट के बीच में आप बिकॉज लगा के पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही लॉजिक बनेगा। ठीक है। एग्रीगेट सीमेंट रेशो को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मिक्स हमारा क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो सीमेंट का पेस्ट होता है लुब्रिकेशन के लिए वो कम हो जाता है। इफ द एग्रीगेट सीमेंट रेशो इज इंक्रीज। तो इस तरीके से जो भी असर्शन रीजनिंग की स्टेटमेंट है आपको क्या करना है, बीच में बिकॉज लगा के पढ़ना है उनको। एग्रीगेट सीमेंट रेशो, ठीक है। इसको इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं, या तो एग्रीगेट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दो या सीमेंट की क्वांटिटी को डिक्रीज कर दो। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू द प्योर टॉर्जन। जो सर्कुलर शाफ्ट है, भाई सर्कुलर शाफ्ट यानी कि जैसे कुछ सिलेंडर टाइप का आपका कुछ हो गया, ठीक है। तो ये क्या है भाई, सर्कुलर शाफ्ट है, इसके ऊपर प्योर टॉर्जन लगने लग रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो टॉर्जनल इक्वेशन लिख लेते हैं हम सबसे पहले। क्या होगी इक्वेशन, टाउ डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय जे इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइड बाय एल। ये होती है हमारे पास टॉर्जनल इक्वेशन। अब इस वाले इक्वेशन के अंदर अगर आप इन दो टर्म को देखो, ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा, टी डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू जी जे डिवाइड बाय एल। भाई जो ये थीटा है इसको हम नीचे लेके चले गए और जे को हम ऊपर लेके आ गए। तो हमारी ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ते हैं। और प्योर टॉर्जन आप समझते हो ना भाई, जैसे आपके पास ये शाफ्ट दिया हुआ है, आप इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, और यहां से मान लो ये फिक्स है, तो क्या होगा, इसमें टॉर्जन डेवलप होगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। एट द आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट द शियर स्ट्रेस इज जीरो। जो इसका आउटर सरफेस है शाफ्ट का, क्या उस पर शियर स्ट्रेस जीरो होगा, जी नहीं। जो शियर स्ट्रेस है सेंटर पे जीरो रहता है और ऐसे इंक्रीज करता हुआ चलता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो, वो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट, ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। जो ट्विस्ट होता है क्या वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। भाई प्योर टॉर्जन की कंडीशन है ना, क्या कंडीशन दी हुई है आपके पास, प्योर टॉर्जन की कंडीशन दी हुई है। तो जो शाफ्ट के अलोंग ट्विस्ट होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। भाई जैसे आपके पास ये शाफ्ट थी, आपने इसको ऐसे ट्विस्ट करवा दिया, यहाँ से मरोड़ दिया इसको, तो पूरी शाफ्ट के अलोंग ट्विस्ट आपका यूनिफॉर्म रहेगा। फोर्थ स्टेटमेंट, इफ ए मूवमेंट इज अप्लाइड इन ए वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम इट विल बी सब्जेक्टेड टू द टॉर्क कॉजिंग टॉर्जन इन द मेंबर। तो जो ये शाफ्ट है, भाई जैसे आपको शाफ्ट दिया हुआ है, इसकी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अगर आप इस वाले दूसरे डायग्राम में देखो तो भाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो इसकी लेंथ से होके पास होने लग रही है, इस एक्सिस के अंदर भाई ये प्लेन है। इस वर्टिकल प्लेन के अंदर अगर हम इसको ट्विस्ट करते हैं,
ठीक है। इस साइड वाले डायग्राम में देखें तो कुछ ऐसे हम मतलब ट्विस्ट मोमेंट लगाते हैं इसके ऊपर, तो क्या इसके अंदर ट्विस्ट पैदा होगा? जी नहीं, इसमें ट्विस्ट पैदा नहीं होगा, इसमें बेंडिंग पैदा होगी। ट्विस्ट कब पैदा होगा भाई? ये आपकी शाफ्ट है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसके अंदर अगर आप बेंडिंग मोमेंट ऐसे लगाते हो तो इसके अंदर क्या होगा? ट्विस्ट पैदा हो सकता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है। ट्विस्ट यानी कि एक तरह टाइप से उसको मरोड़ना। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन, जो थीटा है वो कितना आपके पास? 1 रेडियन है पर यूनिट लेंथ। लेंथ आपके पास कितनी है? 1 ऑफ ए शाफ्ट स्ट्रम एज द टॉर्जनल रिजिडिटी। अब इक्वेशन में लिख देते हैं, टी डिवाइड बाय थीटा आपका 1 हो गया इज इक्वल टू जी जे। तो कितना आपको टॉर्क लगाना पड़ रहा है? लेंथ इसकी 1 है, ठीक है, 1 रेडियन का ट्विस्ट पैदा करने के लिए। वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा जी जे। और जो ये जी इंटू जे होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? टॉर्जनल रिजिडिटी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। एक होती है टॉर्जनल स्टिफनेस, एक क्या होगी? टॉर्जनल स्टिफनेस। जैसे कि टी डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू जी जे डिवाइड बाय एल, ये क्या स्टिफनेस है, और केवल जी जे है, ये क्या है? टॉर्जनल रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो शुरू के हमने ये दोनों क्वेश्चन देखे, आप इजीली सोल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, एज पर आई एस 2000 द पेंट कोफिशियंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर ए फुल्ली ग्लेज स्टील डोर। जो स्टील डोर है फुल्ली ग्लेज है, यानी कि भाई चमकदार दरवाजा है, उसके लिए पेंट कोफिशियंट कितना होगा? तो भाई आईएस कोड के अंदर बिल्कुल डीप में जाके ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इस वाले क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। बाकी इसको उन्होंने मार्क फॉर ऑल कर दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। वैसे इन्होंने आईएस कोड भी गलत मेंशन किया हुआ है। आईएस कोड क्या है? 1200, और इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है? 2000। इसी वजह से इस वाले क्वेश्चन में मार्क फॉर ऑल कर दिए। और वैसे भी ये तो आईएस कोड का क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम वैसे भी नहीं कर सकते। फुल्ली ग्लेज डोर्स के लिए हम देख लेते हैं कितना होता है। तो इसके अंदर आप ये 5th नंबर वाला पॉइंट देखिए, फुल्ली ग्लेज स्टील डोर एंड विंडो, तो इसके लिए कितना? 0.54 इच साइड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.50। तो वैसे इस वाले क्वेश्चन को हमें क्या है? करना नहीं है, लेकिन बस एक अंदाजे के लिए आपको याद रख लेना, अगर फ्यूचर में सेम यही क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए फुल्ली ग्लेज स्टील डोर्स के लिए पेंट कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0.5। IS 1200 पार्ट 15, ये भाई इसका IS कोड है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ें आप याद करने बैठोगे तो पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा आपका। तो आज हमने जैसे कि 3 क्वेश्चन करे हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन आप कर सकते थे, 1 नहीं कर सकते थे, लेकिन उसमें भी क्या हो गया? मार्क फॉर ऑल हो गया। तो अभी हमारा स्कोर 3 में से 3 चलने लग रहा है। अगला क्वेश्चन, एज पर द एजम्पशन मेड इन द डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर। फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सर यानी कि बेंडिंग। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रीइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन। जो लिमिट स्टेट मेथड होता है LSM, जो स्टील होती है उसके अंदर जो स्ट्रेन होता है वो हम कितना एज्यूम करते हैं? तो स्टील के अंदर जो स्ट्रेन होता है कम से कम कितना होना चाहिए? 0.87 FY डिवाइड बाय ES प्लस 0.002। आपको क्वेश्चन में कितने ग्रेड की स्टील दी हुई है? टेक ग्रेड ऑफ स्टील एज Fe415। तो हम स्टील का ग्रेड लिखेंगे 0.87 मल्टीप्लाई बाई 415। कैलकुलेटर पेपर में आपके पास अलाउड था ही, प्लस 0.002। ये क्या होता है? इस चीज़ को भी याद रखना है, ठीक है। ये कम से कम है। मैक्सिमम स्ट्रेन स्टील के अंदर क्या होता है? कम से कम इतना होना चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेन कम से कम इतना होना चाहिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल था ही, तो 360.87 अपॉन ES प्लस 0.02, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो बिल्कुल ईजिली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 100 mm विड्थ एंड 200 mm डेप्थ। तो भैया आपको एक बीम दी हुई है, रेक्टेंगुलर बीम है, इसकी 100 mm विड्थ है, इसकी 200 mm डेप्थ है। पॉइंट लोड लगने लग रहा है इस बीम के ऊपर मिड स्पैन पे। सिंपली सपोर्टेड बीम है कुछ इस टाइप की,
इसके यहाँ पे पॉइंट लोड है, कितना लगने लग रहा है वो इन्होंने नहीं बताया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड इफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको कितना दिया गया है 1.50 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं तो यूनिट का हमें कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है 3/टाइम ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस, तो 1.50 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एवरेज शियर स्ट्रेस कितना है, एवरेज होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब एरिया कितना है इसका 200 इंटू 100, जो इसका भाई क्रॉस सेक्शन एरिया है बीम का 200 इंटू 100 ही है ना। तो आपके पास फोर्स कितनी आ गई, ये आपके पास आ जाएगी, ये 3 है, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 2 जा 10, यानी कि ये 1 बन जाएगा, एक डेसिमल इसका उठ जाएगा, तो फोर्स आ गई आपके पास इतने न्यूटन की। अब ये आपके पास क्या आई है, जो यहाँ पे इसके ऊपर पॉइंट लोड P लगने लग रहा था ये नहीं आया हमारे पास, और ये F क्या है, F क्या है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो बीम के अंदर था, इसको शियर फोर्स बोलेंगे, शियर स्ट्रेस नहीं। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितनी होगी बीम के अंदर, अगर इसके ऊपर P पॉइंट लोड लगने लग रहा है तो इस वाले रिएक्शन पे P/2, इस पे P/2, यानी मैक्सिमम अगर आप इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाओ तब भी कैसा बनेगा, ऐसा कुछ इसका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, मैक्सिमम कितना आ जाएगा P/2। तो ये हमारा किसके इक्वल है P/2 के इक्वल है। तो जो लोड कितना लगने लग रहा है वो हम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 20,000 इंटू 2, ये आ जाएगा 40,000। अब ऐसा कोई ऑप्शन इसके अंदर था नहीं, जो शुरू में आंसर की आई थी उसमें 2000 न्यूटन को इसका आंसर दिया गया था, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो मैक्सिमम जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर वो कितनी होगी पॉइंट लोड 40,000 न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 40,000 न्यूटन। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी था, इसको आप नॉर्मली सोल्व कर सकते थे, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। जो भाई मैक्सिमम शियर फोर्स होती है वो P/2 के इक्वल होती है, लेकिन किसी बच्चे ने अगर भाई इसका आंसर देखा होगा ऑप्शन में नहीं तो 20,000 टिक करके आ गया होगा, लेकिन बाद में इसके लिए मार्क फॉर ऑल कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज करेक्टराइज ड्यू टू स्वेलिंग कोज बाय द ग्रोथ ऑफ लेयर ऑफ सैपवुड ओवर द वाउंड आफ्टर ए ब्रांच हैज बीन कट ऑफ इन ए इरेगुलर मैनर। भाई कोई आपका प्लांट है, इसकी जो ब्रांचेज हैं भाई यहाँ पे आपने कट लगा दिया इरेगुलर मैनर में, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, जैसे इंसान का हाथ वाथ कट जाता है तो सूजन हो जाती है ना, वहाँ पे जख्म बन जाता है। तो उसी तरीके से प्लांट का भाई अगर आपने कहीं से इरेगुलर फैशन में कट कर दिया तो क्या हो जाती है रिंड गैल, जो डिफेक्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिंड गैल। भाई जो सैपवुड की लेयर होती है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है पेड़ की, तो रिंड गैल होता है। उस तरीके से आप ये अदर डिफेक्ट देख सकते हो जो भाई टिम्बर के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, बाकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, PYQ में भी ये कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट इन रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट इज लाइकली टू बी एक्सीड बाय मोर देन 30% ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से जो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितने से इंक्रीज हो रही है 30% से। द डिटेल एस्टीमेट टू बी प्रिपेयर फॉर द सिचुएशन इज नोन एज दी। अब आप रिवाइज एस्टीमेट बनाओगे, मतलब नया एस्टीमेट बनाओगे, तो उस एस्टीमेट को हम क्या बोलेंगे, तो उस एस्टीमेट को हम बोलते हैं रिवाइज एस्टीमेट, उसको हम क्या बोलेंगे रिवाइज एस्टीमेट। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार आया हुआ है। एक एस्टीमेट होता है अगर नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, अगर नई चीज़ें ऐड करते हैं हम, जैसे भाई आपने कहा जी नया दरवाज़ा लगवाना है या कोई नया रूम बनाना है, तो जब हम उस एस्टीमेट को बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। वो एस्टीमेट कौन सा होता है सप्लीमेंट्री। लेकिन अगर सिंपली कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, मटेरियल महंगाई वगैरह बढ़ गई उस वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं रिवाइज एस्टीमेट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये भी, ठीक है। तो भाई आज हम अब तक कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिनमें से 7 इजी थे, एक डिफिकल्ट था, लेकिन उसमें मार्क फॉर ऑल हो गए, तो अभी तक हमारे फुल मार्क्स चलते हुए आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सोयल आर करेक्ट और इनकरेक्ट। सोयल की डेंसिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट हमें सही या गलत बतानी है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। कोर कटर
एंड दिस सैंड रिप्लेसमेंट मेथड कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग इन सिटू डेंसिटी ऑफ सोयल। जो कोर कटर मेथड होता है एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होते हैं, उससे हम इन सिटू यानी फील्ड के अंदर सोयल की डेंसिटी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोर कटर किसके लिए होता है? कोर कटर होता है कोहेजिव सोयल के लिए, जैसे कि कले हो गई, और सैंड रिप्लेसमेंट नॉन कोहेजिव सोयल जैसे कि सैंड के लिए। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर कोहेजिव सैंपल ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड। जो कोहेजिव सैंपल होते हैं भाई, क्ले टाइप के सैंपल होते हैं, उनके लिए कौन सा मेथड सुटेबल होता है? वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड केवल उन्हीं के लिए होता है। तो ये वाले स्टेटमेंट भी सही है। नॉन कोहेजिव सोयल जो होती हैं भाई, सैंड वगैरह, उनके लिए सुटेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो क्ले होती है, क्ले को आप कैसे समझ सकते हो भाई? जैसे आपने आटा गूंथने के बाद भाई कुछ चीज़ बना दी इस टाइप से, ठीक है, तो वो इसी शेप में रह सकती है। जो क्ले वाली सोयल है, जो शेप आपने उसको दे दी, उसी शेप में वो डल जाएगी और रह सकती है। लेकिन जो सैंड होती है, सैंड को आप कैसे समझ सकते हो? रेत समझ सकते हो, ठीक है। अगर आप उसको कोई शेप देना चाहो सैंड को, तो वो शेप वो नहीं लेगी। जब वो इस टाइप की शेप लेगी ही नहीं, तो भाई जो वाटर डिस्प्लेसमेंट वाला मेथड होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, एक पानी का टब रहता है, उसमें हम इस सैंपल को डालते हैं, और जो इसकी वॉल्यूम होती है, उतनी ही वॉल्यूम का जो पानी होता है वो डिस्प्लेस करेगी ये सोयल सैंपल। तो उससे हमें वॉल्यूम पता चल जाती है इस सैंपल की। तो जो कोहेजिव सोयल के लिए तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉन कोहेजिव सोयल जैसे सैंड, ग्रेवल, उनके लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें दी हुई है, वे दोनों सही हैं। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन कहेंगे इसको भी, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ ए सोयल डज नॉट डिपेंड अपॉन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है भाई? ग्राउंड लेवल से जो पानी होता है सोयल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो पहला ऑप्शन है परमिएबिलिटी ऑफ सोयल। अगर सोयल की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पानी सोयल के अंदर जाएगा, तो परमिएबिलिटी पर डिपेंड करेगी। पहली स्टेटमेंट भाई डिपेंड करेगी। दूसरी, इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट। अगर सोयल के अंदर शुरू में वाटर है, इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट है भाई, सैचुरेटेड सोयल है, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैसी सोयल? सैचुरेटेड सोयल। तो उसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। जो दोस्तों सैचुरेटेड सोयल होती है, उसकी परमिएबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। सैचुरेटेड सोयल की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इनफिल्ट्रेशन भी उसके अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी मेंस के अंदर आया था। ये वाला क्वेश्चन मैं गलत करके आया था, ये वाला क्वेश्चन मैं गलत करके आया था। फिर बाद मेरे को ऐसे लगा कि भाई सोयल पहले से सैचुरेटेड है, तो उसके अंदर पानी क्या फ्लो कर पाएगा, मेरा ये लॉजिक था। लेकिन वो लॉजिक गलत है। जैसे ड्राई सोयल होती है ना, उसके अंदर एयर बबल प्रेजेंट होते हैं, ड्राई बबल में, वो ड्राई सोयल में, तो पानी की मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं, पानी को आगे वो मूव करने नहीं देते। तो जो ड्राई सोयल की परमिएबिलिटी होती है वो कम होती है, सैचुरेटेड सोयल की ज़्यादा होती है। तो परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी सैचुरेटेड की, तो भाई उसमें इनफिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा। फिर रेनफॉल की इंटेंसिटी, भाई अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन होगा, कम बारिश होगी तो इनफिल्ट्रेशन कम होगा। लेकिन सोयल की जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है, मान लो 5 है, ठीक है, ये मान लो 5 है, इसको हम वैसे कर लेते हैं 5 mm/hour इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है। अगर 3 की बारिश हुई तो 3 इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, 5 की हुई तो 5 हो जाएगा। लेकिन मान लो बारिश होती है 6 की, 7 की, 8 की, तो मैक्सिमम कितना इनफिल्ट्रेशन हो सकता है? मैक्सिमम तो 5 ही हो सकता है ना। तो रेनफॉल की इंटेंसिटी पर डिपेंड भी करेगा और नहीं भी करेगा। अगर इसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम की बारिश होती है, तब तो वो रेनफॉल की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन जो इसकी इनफिल्ट्रेशन की कैपेसिटी से ज़्यादा की बारिश होती है भाई, 6, 7, 8, जैसे जिस एग्जांपल को हम देख रहे हैं, तब वो रेनफॉल की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। फिर आता है टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन एट द कंसीडर्ड सेक्शन। भाई आपने कौन सी फसल उगाई है, तो उस वाली चीज़ के ऊपर भी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिपेंड करेगी। तो जो ये चारों चीज़ें हैं स्टेटमेंट, इन सभी के ऊपर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिपेंड करती है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन को मार्क फॉर ऑल दे दिया गया था। तो आज जैसे जो हमने क्वेश्चन करे, इसको भी इसी में जोड़ लेते हैं। तो हमने 9 क्वेश्चन करे, 9 में से हमारे अभी 9 के 9 सही चल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी सोयल की परमिएबिलिटी। भाई अगर ज़्यादा कॉम्पैक्शन कर दिया हमने सोयल का, तो परमिएबिलिटी कम हो जाएगी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी।
उसके अलावा सोयल का कवरेज, वेजिटेशन भाई उसमें किस टाइप की फसलें उगाई गई हैं, सोयल का टाइप क्या है, रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या, भाई ज़्यादा रेनफॉल होगी तो ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन होगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं। हीटिंग द एसफाल्ट विद सैंड एंड मिनरल फिलर्स प्रोड्यूस, जो एसफाल्ट होता है, एसफाल्ट क्या होता है, बिटूमन प्लस एग्रीगेट जो नेचुरल मिलता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एसफाल्ट हो जाता है। अगर उसको हमने सैंड और मिनरल फिलर्स के साथ हीट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा मैस्टिक एसफाल्ट। हमें क्या मिलेगा, मैस्टिक एसफाल्ट। आजकल जो NHAI के रोड बनने लग रहे हैं उसी में इसी का इस्तेमाल होता है, मैस्टिक एसफाल्ट का। और ये बनता कैसे, ये वाला पॉइंट आपको याद रख लेना, मैस्टिक एसफाल्ट कैसे बनेगा, अगर आप एसफाल्ट को सैंड और मिनरल फिलर्स के साथ हीट करते हैं तो ये वाटर प्रूफ होता है, डेंस होता है। और आजकल जो ड्यूरेबल रोड बनने लग रहे हैं ना, चाहिए कि जो 15-20 साल चलेंगे कम से कम, तो उसमें इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ लोकल फेलियर इन द स्टील बीम्स, स्टील बीम्स के अंदर लोकल फेलियर का कोज क्या है। लोकल फेलियर मतलब भाई या तो इसकी केवल वेब फेल होगी या केवल इसका फ्लैंज फेल होगा। ये नहीं है कि पूरी की पूरी बीम में टोर्जन आ रहा है, बेंडिंग भी आ रही है, बकलिंग भी हो रही है। तो लोकल मतलब केवल एक पार्ट, कोई छोटा मोटा सेक्शन इसका फेल हो रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, नीचे से देखते हैं, लोकल क्रशिंग ऑफ द वेब, केवल जो वेब है वो क्रश हो रही है, तो नाम में ही लोकल है, तो क्या है, लोकल फेलियर है। वेब अगर यील्ड हो रही है, सही बात है। बकलिंग ऑफ थिन फ्लैंज ऑफ ए सेक्शन, किसी छोटे मोटे सेक्शन का जो फ्लैंज है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, वो बकल कर जाता है, तो ये भी लोकल फेलियर है। एक है टोर्जनल बकलिंग, इस पूरी की पूरी बीम में आपने ट्विस्ट दे दिया, ठीक है, उस वजह से ये बक्कल कर जा रही है बीम, तो वो क्या है, लोकल फेलियर का मोड नहीं है, वो लोकल नहीं रह जाता। लोकल मतलब कोई छोटा मोटा हिस्सा इस बीम का फेल हो रहा है। तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर सकते थे। 24 नंबर वाला थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन है ये भी इजी क्वेश्चन ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट लोड टेस्ट यूज टू फाइंड द अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल आर करेक्ट और इनकरेक्ट। अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी का हम टेस्ट करते हैं सोयल की, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट हमें सही गलत बतानी है। प्लेट लोड टेस्ट इज ए लेबोरेटरी टेस्ट यूज टू फाइंड द अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी। तो प्लेट लोड टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, ये हमारा फील्ड का टेस्ट है। ये क्या है, फील्ड का टेस्ट है। अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, ठीक बात है। जो बियरिंग प्लेट यूज करते हैं सर्कुलर हो सकती हैं या स्क्वायर हो सकती हैं, सही बात है। जो कि स्टील की बनी होंगी और कम से कम उनकी थिकनेस कितनी होगी, 25 mm होगी। तो ये भी आपका मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है और इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। सोयल की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, ऐसे हम बोरियां रखते जाते हैं, ठीक है, और देखेंगे किस पे हमारी सोयल सैंपल फेल होने लग रही है। सर्कुलर प्लेट भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर प्लेट भी हो सकती है, जिसकी थिकनेस कम से कम 25 mm होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सैंड डिपॉजिट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन इट्स नेचुरल स्टेट। एक सैंड का डिपॉजिट आपको दिया गया है जिसकी प्रॉपर्टी ऐसे दी हुई है, बल्क आपको उसका बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है, गामा बल्क। यूनिट वेट ऑफ सोयल सॉलिड ये दिया हुआ है आपको 25, यानी कि जी इसका एक टाइप से क्या हो गया, 2.5 हो गया, क्योंकि केवल सॉलिड का यूनिट वेट इन्होंने दे दिया। वाटर कंटेंट जो डब्लू होता है वो कितना है, 15%। इसको आप 0.15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी सोयल की पोरोसिटी बतानी है, सोयल की पोरोसिटी क्या है। तो दोस्तों जैसे ये सोयल के क्वेश्चन होते हैं ना, इनको करने के कई मेथड रहते हैं। जैसे इसका जो बल्क यूनिट वेट है, गामा बल्क, उसको आप कैसे लिख सकते हो, जी प्लस ई एस गामा डब्लू अपॉन 1 + ई। अब आपको जी पता है 2.5, भाई वोइड रेशो हमें पता नहीं है, लेकिन जो सहवाग वाला फॉर्मूला है SE = डब्लू हमें पता है, जी हमें पता है, तो आप ई एस लिख सकते हो। गामा डब्लू हमें पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, इस वाली इक्वेशन से ई निकाल लेंगे। गामा डब्लू हमें पता है, ई निकालने के बाद पोरोसिटी हम निकाल सकते हैं E/1 + ई। एक तो मेथड इसको करने का ये हो गया। दूसरा मेथड इसको करने का क्या है भाई, जो ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, गामा बल्क अपॉन 1 + W। गामा बल्क आपको दे रखा है 19.15, वाटर कंटेंट आपके पास है 0.15, आपने ड्राई यूनिट वेट निकाल लिया सोयल का। उसके बाद वोइड रेशो निकालने का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। वोइड रेशो क्या होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट, वो सॉलिड का यूनिट वेट डिवाइड बाय ड्राई यूनिट वेट -1। ये आपका क्या आ गया, वोइड रेशो का फॉर्मूला।
तो आपके पास वॉइड रेशो आ गया, तो फिर इसी वाले फॉर्मूले के अंदर आप पुट करके पोरोसिटी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल था, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, तो न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन, आपको क्या करना था, आप लास्ट में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगे ना आपको भाई 1.5-2 मिनट लेंगे, उनको आपको लास्ट में अटैम्प्ट करना था। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन इज रिड्यूस बाय, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं उनके अंदर जो कैविटेशन है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। कैविटेशन होता क्या है, तो भाई जैसे पाइप फ्लो होता है ना, मान लो यहाँ पे हमने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी, तो पानी ऐसे कुछ होके जाएगा इसके अंदर से, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर आपका कम हो जाता है। प्रेशर कम होएगा तो वेपर प्रेशर से भी कम नीचे चले जाएगा, तो यहाँ क्या होंगे, बुलबुले बबल्स फॉर्म होंगे। और जब ये पानी आगे जाएगा तो जो बबल्स होते हैं, यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो गया तो बबल हमारे बस्ट कर जाते हैं, फूट जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर कैविटेशन क्या होता है भाई, सेंट्रीफ्यूगल पंप सक्शन प्रेशर यानी खींचता है पानी को, तो कम प्रेशर होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कैविटेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो कैविटेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सक्शन का हेड होता है उसको हम रिड्यूस कर देंगे बाय रिड्यूस दी सक्शन हेड। सक्शन हेड आप समझ रहे हो ना भाई, खींचने का जो प्रेशर है, पंप तो पानी को खींचता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर मान लो प्रेशर है 1, नीचे प्रेशर है 10, तो पानी क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा, हाई से लो प्रेशर की तरफ। तो वैसे तो यहाँ वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाता है, काफ़ी कम प्रेशर ये क्रिएट कर देता है। तो सक्शन हेड को हम अगर कम कर देंगे तो कैविटेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैविटेशन से बचने के लिए हम क्या क्या मेजर ले सकते हैं भाई, जो वाटर फ्लो करता है उसका प्रेशर होता है 2.5 मीटर ऑफ वाटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी एयर पोल्यूशन होते हैं और एक सेकेंडरी एयर पोल्यूशन होते हैं, तो प्राइमरी कौन से वाले होते हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूशन वे होते हैं भाई जिनका हमें सोर्स भी पता है और वे अपने अनमोडिफाइड फॉर्म में हार्मफुल होते हैं। भाई प्राइमरी वाले कौन सी आ गई, जैसे भाई कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है, ये सब आपके क्या प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। भाई इनका हमें सोर्स भी पता है और ये प्राइमरी फॉर्म में बिना अपने फॉर्म को चेंज करे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन से होते हैं भाई, जो एक से ज़्यादा मान लो एयर पोल्यूटेंट आपस में कंबाइन करके एक थर्ड पोल्यूटेंट बनाते हैं और तब वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो ऑप्शन हमें बताना कौन सा करेक्टली मैच है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी है, बिल्कुल सही बात है। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये सेकेंडरी है, सही बात है। प्राइमरी वाला सल्फर डाइऑक्साइड ये भी ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड ये सेकेंडरी है, ये भी ठीक है। तो 1 2 3 4 तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। PYQ में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और इसको हम क्या कहेंगे, इजी क्वेश्चन कहेंगे। अगला क्वेश्चन, एज पर IS 7861 एनी ऑपरेशन ऑफ कंक्रीटिंग डन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अबव डैश इस टर्म एज दी हॉट वेदर कंक्रीटिंग। किससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब हम कहेंगे कि भाई हॉट वेदर कंक्रीटिंग होने लग रही है। तो अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे हम कंक्रीट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, हॉट वेदर कंक्रीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन मेजर विद 30 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 350 मीटर। 30 मीटर की चेन से आपने सर्वे किया, 350 मीटर लेंथ आई, लेकिन बाद में पता चला कि जो चेन है वो 12 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी थी, तो करेक्ट लेंथ क्या होगी, ट्रू लेंथ क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ट्रू लेंथ क्या होती है, मेजर्ड लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट लेंथ डिवाइड बाय जो ट्रू चेन की लेंथ है। कितनी मेजर करके आपने बताई, आपने 350 मीटर मेजर करके बताई। इनकरेक्ट लेंथ कितनी है भाई, 30 मीटर की चेन थी, 12 सेंटीमीटर बड़ी थी, और एक्चुअल में लेंथ चेन की कितनी होनी चाहिए थी, 30 मीटर होनी चाहिए थी। पेपर में भैया आपके पास कैलकुलेटर अलाउड था ही, कैलकुलेटर था आपके पास, तो इसको आप इजीली सोल्व करके इसका आंसर निकाल सकते थे, 351.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिलेट वेल्ड इन कंपैरिजन टू ग्रूव वेल्ड आर करेक्ट और इनकरेक्ट। एक तो आपको फिलेट वेल्ड होता है भाई, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ऐसे आपने ये वेल्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फिलेट वेल्ड हो गया। ग्रूव वेल्ड कौन सा होता है भाई, एक प्लेट ये है यहाँ और दूसरी प्लेट मतलब कुछ इस टाइप से है, तो आपने यहाँ पे पहले तो ग्रूविंग करी,
ठीक है, और फिर यहाँ पे वेल्डिंग करी तो ये क्या हो जाता है, ग्रूव वेल्ड हो जाता है। अब हम दोस्तों स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट, फिलेट वेल्ड नॉर्मली रिक्वायर लेस मटेरियल प्रिपरेशन एंड आर इजियर टू फिट देन दी ग्रूव वेल्ड। तो जैसे अब भैया आपको डायग्राम से भी क्लियर होने लग रहा है, ये तो है आपका फिलेट वेल्ड और ये है ग्रूव वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड में क्या, दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखी, सिंपल वेल्डिंग कर दी। ग्रूव वाले में पहले आपको ग्रूव बनाना पड़ेगा, भैया जो छेद करा है ये करना पड़ेगा, उसके बाद फिर भैया आपको इसमें ग्रूव वेल्डिंग करनी पड़ेगी। तो फिलेट वेल्ड आसान भी है और ग्रूव वेल्ड से इजीली फिट हो जाता है। ये लेस मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ता है हमें फिलेट वेल्ड के लिए। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ वेल्ड मटेरियल फिलेट वेल्ड आर स्ट्रॉन्गर देन दी ग्रूव वेल्ड। जो फिलेट वेल्ड होते हैं सेम मटेरियल के लिए वे स्ट्रॉन्ग नहीं होते। क्या होता है, जो ग्रूव वेल्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फिलेट वेल्ड के कंपैरिजन में। तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। तो पहली स्टेटमेंट तो आप भाई जनरल ऑब्जर्वेशन से बता सकते थे, दूसरी स्टेटमेंट अगर पढ़ रखी है तो ही आप इस चीज़ को बता सकते थे। तो आगे के लिए आपको ध्यान रखना है, जो फिलेट वेल्ड होता है वो करना आसान होता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। जो ग्रूव वेल्ड होता है उसका जो ग्रूव बनाना होता है उसकी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे ये आपकी प्लेट है, पहले आप यहाँ पे ऐसे ग्रूव बनाओगे तब इसके अंदर यहाँ पे वेल्डिंग करोगे, लेकिन जो स्ट्रेंथ होती है वो ग्रूव वेल्ड की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको फ्यूचर में याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। 33 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच मेथड ऑफ बैलेंसिंग द ट्रांसफर्स इज द टोटल एरर इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ द साइड। जो एरर होती है वो लैटिट्यूड और जो डिपार्चर होता है साइड के उसके प्रोपोर्शनल में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो मेथड हमारा कौन सा होता है, ट्रांजिट मेथड होता है। दो मेथड होते हैं इसमें, एक तो होता है बोर्डिच मेथड या फिर कंपास रूल, और दूसरा मेथड कौन सा होता है आपके पास, ट्रांजिट मेथड। तो बोर्डिच मेथड में तो हम ये मानते हैं भाई लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट सेम प्रिसीजन के साथ मेजर करिए। ट्रांजिट में जो एंगुलर मेजरमेंट होती हैं उनको हम ज़्यादा प्रिसीजन के साथ मानते हुए इसको मेथड को अप्लाई करते हैं। बोर्डिच रूल के अंदर क्या होता है भाई, जो लेंथ ऑफ साइड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम एरर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ट्रांजिट के अंदर हम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हैं, जो लैटिट्यूड या डिपार्चर होता है उस साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हुए उसको हम सोल्व करते हैं। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, थोड़ा मेरे पास आजकल टाइम की कमी है इस वजह से इतना ही कर रहे हैं। आज हमने 20 क्वेश्चन किए, तो इसमें से डिफिकल्ट देख लेते हैं कितने हैं। ठीक है, शुरू के तो ज़्यादातर आसानी थे भाई, यहाँ तक हम चल रहे थे 9 में से हमने 9 क्वेश्चन कर लिए। ये एसफाल्ट वाला भाई हो सकता है आपने पढ़ा होगा तो इसको आप कर सकते थे। उसके अलावा IS 7861 हॉट वेदर कंक्रीटिंग वाला क्वेश्चन भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आप कर सकते हो भाई, फैक्चुअल बेस थोड़ा ज़्यादा हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन भी इस टाइप का था भाई। पहली स्टेटमेंट तो चलो आसान थी, इन जनरल वाली थी। दूसरी स्टेटमेंट कह सकते हो भाई अगर आपने पढ़ी थी तो ये आप बता सकते हो भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ग्रूव वेल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फिलेट वेल्ड के कंपेरिजन में। 3 लगा लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने 20 क्वेश्चन किए, जिनमें से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप छोड़ सकते थे, उसमें से बचे हुए जो 17 क्वेश्चन है वे आपके होने चाहिए थे। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। जो बचा हुआ हमारा आगे का सॉल्यूशन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।